Welcome to the second part of file handling in C. Today's topics are step to code a file handling based program, different modes to open a file, and all the functions and their related programs for reading a data from a file. And such functions are fscanf, fgetc, fgets, and fread. For this, I have used the resources mentioned over here. You can go through it. How to use files in C, a step-by-step approach. First step is to declare a file pointer variable. लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि ये जो फाइल पॉइंटर है ये हमको फाइल नाम के स्ट्रक्चर का बनाना होगा और ये स्ट्रक्चर पहले से ही stdio.h में डिफाइंड है. सेकेंड स्टेप, ओपन अ फाइल. Once pointer is created, we will open a file to this pointer. Third, this is a customized step. We do all the processing work over here, and once all processing has been done, we close our file. These are the 4 steps to follow in every C program which is actually based on file handling. Only step 3 is dependent on us, rest are compulsory. So we will start with the step 1, declaring a file pointer variable. To access a particular file, you must specify the name of the file that has to be used. जो भी हमको फाइल यूज करनी है हमको उसका नाम सबसे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा. ये जो नाम स्पेसिफाई करेंगे ये हम किसी स्ट्रक्चर पॉइंटर को एलोकेट करेंगे. स्ट्रक्चर पॉइंटर जो इसको हैंडल करेगा उसका नाम है फाइल, जो पहले से मेरे पास stdio.h में बना हुआ है. This can be done by using a file pointer variable that points to a structure named file predefined in stdio.h. The file pointer will then be used in all subsequent operation in the file. तो आप इस जगह पे देखेंगे कि ये जो फाइल स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है, इसका जो फाइल पॉइंटर हम बना रहे हैं, इस फाइल पॉइंटर पे हम एक्चुअल फाइल का नाम स्टोर कर देंगे. सपोज मेरे पास कोई एक टेक्स्ट फाइल है, उसका नाम है abc.txt. तो मैं इस लाइन को जब एग्जीक्यूट कर रहा हूँगा तब इस फाइल पॉइंटर को abc.txt दे दूंगा. और मैंने अगर ये abc.txt किसी फाइल पॉइंटर fp को दिया है तो मैं अब आगे के पूरे प्रोग्राम में abc.txt नहीं यूज करूंगा. आई विल यूज fp एज माय फाइल. Now, syntax to declare a file pointer is file one space asterisk file pointer name. Say example file asterisk fp. तो अब मेरे पास ये एक फाइल पॉइंटर बन गया है. ये फाइल पॉइंटर मेरे पूरे प्रोग्राम में यूज होगा. नाउ इन माय whole program fp will represent external file. पूरे प्रोग्राम में हमको अब fp ही एक्सटर्नल फाइल की तरीके से यूज करना होगा, लेकिन अभी तो हमने इसको fp को एक्सटर्नल फाइल दी नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेप का काम है. प्लीज नोट डाउन दिस important point. An error will be generated if you use file name to access a file rather than the file pointer. तो अगर मैंने इस फाइल पॉइंटर की जगह पे एक्चुअल नाम यूज करने लगा, सपोज इट इज abc.txt, तो मुझे अपने प्रोग्राम में एरर मिलेगी. इन स्पाइट ऑफ यूजिंग abc.txt I have to use fp in my whole program. Now open a file. If I want to open a file, there will be separate modes to it. A file must be first opened before data can be read from it or written to it.
In order to open a file and associate it with a stream, the fopen function is used. That's return is a file pointer. So इस फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स ये रिटर्न करेगा मुझे एक फाइल स्ट्रक्चर, एफ ओपन फंक्शन नेम है. इस फंक्शन को हम कितनी चीज़ें पास कर रहे हैं वो देखिए. मेरे पास एक करेक्टर पॉइंटर है जो फाइल नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरे पास उसका एक करेक्टर पॉइंटर मोड है. किस मोड में ओपन कर रहा हूँ? सपोज व्हाट दिस मोड इज, मैं इसको अगर जनरली आपको बताऊं तो उसका रेफरेंस क्या हो गया कि अगर मेरे पास कोई नोटबुक है जो मेरे बैग में पड़ी हुई है और मैं उसको अपने टेबल पर रख रहा हूँ, तो इस नोटबुक के साथ मैं 3 तरीके के काम कर सकता हूँ. या तो मैं उसमें नया कंटेंट ऐड करूँगा तो मैं उसमें राइटिंग कर रहा हूँ, तो वो इट इज़ एडिंग टू इट. या उसमें पहले से नोटबुक में कुछ रखा हुआ है, लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ, तो आई विल रीड इट. और कई बार ऐसा होगा कि मैंने जहाँ तक उसको लिखा है उसके आगे जाके कुछ और उसमें लिखना जा रहा हूँ, तो मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसको अपेंड कर रहा हूँ. तो रीड, राइट और अपेंड, ये मेरे पास 3 डिफरेंट मोड्स हो गए. और इन मोड्स को हम कैसे कितने तरीके के कॉम्बिनेशंस में यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे पास मोड के तौर पे आएंगी, जिसको हम लोग अब देखते हैं. अगर ये प्रोग्राम में एफ ओपन फंक्शन यूज़ किया गया है और वो सक्सेसफुली ओपन हो पाया, तो मुझे फाइल पॉइंटर टू स्ट्रक्चर रिटर्न कर देगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न नल. या तो मुझे वो फाइल को ओपन करके रिटर्न करेगा या फिर मुझे वो नल रिटर्न करेगा. सो दीज आर द मोड्स जो मैं किसी फाइल के साथ यूज कर सकता हूं. फर्स्ट वन इज आर. आर मोड क्या कह रहा है? ओपन अ टेक्स्ट फाइल फॉर रीडिंग. इफ अ स्ट्रीम फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन एन एरर विल बी रिपोर्टेड. मेरे पास कोई डेटा फाइल है, उसको मैं केवल रीड करने के तौर पे यूज करना चाह रहा हूं, देन आई विल कीप इट्स मोड एज आर. सेकेंड वन इज डब्लू. मेरे पास एक फाइल है और मैं उसमें कंटेंट को लिखने जा रहा हूं. So open a text file for writing. If a stream does not exist, then it is created. Otherwise, if it is already exists, then its previous content would be deleted. तो ये जो मेरे पास W मोड है, ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये राइटिंग इस तरीके से कर रहा है जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे करते हैं या स्लेट पे करते हैं, कि मेरे पास कुछ लिखना है मुझे बोर्ड पे, और अगर वो पहले से लिखा हुआ है तो मैं उसको रब करूंगा और नया कंटेंट मेरा उस पर ओवरराइट हो जाएगा. अगर नहीं है तो मैं अपने कंटेंट को बोर्ड पे जाके लिख दूंगा. तो राइट मोड से क्या होगा? इट विल क्रिएट अ राइटिंग प्रोसीजर इन अ फाइल. इफ इट इज ब्लैंक, न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड. इफ इट इज ऑलरेडी existing and some content is there, all previous will be vanish and the new content will be written by this particular program. तो रीड हो गया, राइट हो गया, एंड थर्ड वन इज अपेंड. मेरे पास कुछ कंटेंट है, उस कंटेंट को मैं वैसे ही रखना चाहता हूं, उसके आगे कुछ नया और ऐड हो जाए. दिस इज कॉल्ड अपेंड. ऐड एट लास्ट. Add at last. Append to text. If file does not exist, it will be created. अगर फाइल नहीं बनी हुई है तो नई फाइल क्रिएट भी हो जाएगी और नया रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट होने लगेगा. आर बी. जिस भी किसी मोड में बी लिख के आए, इसका मतलब कि वो टेक्स्ट फाइल की बात नहीं हो रही है, वो बाइनरी फाइल की बात हो रही है. लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था 2 टाइप्स की फाइल्स थी, टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स. Whenever you filed B in mode, it will be for binary file. So RB, open file, binary file in read mode. Open a binary file for reading. B indicates binary. WB, open binary file for writing. Few more are there. AB, append to a binary file. Now see, R plus. These plus modes are important. I'm trying to read it out. Open a text file for both reading and writing.
for both reading and writing. The stream will be positioned at the beginning of file. मेरा file pointer कहाँ पे जाएगा? Beginning of file पे. When you specify r plus, you indicate that you want to read the file before you want to write it. तो मैं किसी भी फाइल में कुछ भी नया ऐड करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं फाइल को रीड करूंगा, तब उसमें राइट करूंगा. इसके अपोजिट दूसरा आ रहा है W प्लस मोड. ओपन अ टेक्स्ट फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग. ये भी ऊपर देखिए, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग. लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या था? पहले रीड फिर राइटिंग. इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा पहले राइट देन रीड. फर्स्ट राइट देन रीड. और ऊपर वाले में था फर्स्ट रीड देन राइट. A plus. Open a text file for both reading and writing. The stream will be positioned at the end of the file. R plus में क्या था? कहाँ पोजीशन हो रहा था? Beginning of a file. Positioned at the beginning of a file. जबकि append में क्या होगा? Position at the end of the file. ये दोनों में डिफरेंस है R plus और A plus में. स्टेप 3 ये हमारे अपने लिए है. इट इज बेस्ड ऑन हाउ यूजर वांट्स टू परफॉर्म एक्शन ऑन अ फाइल. तो हमारे पास जो भी फाइल प्रोसेसिंग के लिए जितना भी मॉडिफिकेशन का काम है, जितना भी रिक्वायरमेंट का काम है, वो सब यहाँ होगा. इट इज हाईली कस्टमाइजेबल स्टेप, द मोस्ट कस्टमाइजेबल फेज ऑफ अ प्रोग्राम. तो मैंने फाइल का पॉइंटर क्रिएट किया स्टेप 1 में. सेकेंड में फाइल को ओपन किया स्पेसिफाइड मोड में. थर्ड में मैंने उस फाइल को जो भी प्रोसेसिंग करनी, सपोज मुझे उसमें कुछ राइट करना है, कुछ रीड करना है, कुछ आइडेंटिफाई करना है, कुछ प्रोसेस करना है, ये सारा काम मैं स्टेप 3 में करूँगा. जब मेरा पूरा काम हो जाएगा देन आई विल मूव फॉर क्लोजिंग अ फाइल विच इज माई स्टेप 4. क्लोज द फाइल. टू ओपन स्ट्रीम कैन बी क्लोज्ड by using the function. Which function? fclose. तो इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं with the help of fclose function. It is declared in header file stdio.h. Its syntax is integer fclose file pointer stream. तो अगर मैंने वहाँ पे कोई फाइल बनाई थी जिसका कि fp नाम दिया था, say fp is equal to fopen abc dot text और रीड मोड में रखा था. तो मैं सारा काम करने के बाद अब मैं कॉल करूँगा fclose को, fclose फॉर माई fp. अगर आपको याद हो तो मैंने स्टेप 1 में बोला था कि जब भी मैं fp पे कोई फाइल असाइन कर दूंगा तो थ्रू आउट प्रोग्राम fp विल रिप्रेजेंट abc. तो यहाँ पे fp जो है वो abc को रिप्रेजेंट कर रहा है. प्रोग्राम में रीड करने के लिए ओपन किया था और लास्ट में मैंने इसको क्लोज कर दिया. ये सारी चीज़ें अभी आपको अपकमिंग एग्जाम्पल्स में और बेटर तरीके से एक्सप्लेन होंगी. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. बिफोर द स्ट्रीम इज क्लोज्ड, एनी अनरिटन डेटा present in the stream buffer is written to the file. अगर मैं प्रोग्राम को क्लोज करने जा रहा हूं तो बिफोर क्लोजिंग जो भी मेरे पास बफर में है, अनरिटन है, वो सारी चीज़ें पहले फाइल में जाके लिख दी जाएंगी और उसके बाद बफर को क्लियर किया जाएगा. दिस इज कॉल्ड फ्लशिंग द स्ट्रीम. और जो भी अनरेड डेटा है वो सब भी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा. दैट मीन्स इट विल क्लियर द स्ट्रीम. तो fclose रिटर्न करेगा 0 if stream is closed successfully and end of file if an error occurs. और अगर एरर आ रही है तो end of file EOF पॉइंटर वो जनरेट करेगा. If the number of stream is more, all the user defined streams can be closed in single function called by using the function fcloseAll. अगर मैंने अपने प्रोग्राम में 2 या 2 से ज़्यादा फाइल्स यूज़ की हुई हैं जिनको कि मैं सबको एक साथ क्लोज करना चाह रहा हूँ, तो इंडिविजुअली क्लोज करने की जगह पे मैं एक सिंपल फंक्शन
एफ क्लोज ऑल को कॉल करके सारी स्ट्रीम्स को क्लोज कर सकता हूं। द फंक्शन एफ क्लोज ऑल क्लोजेज ऑल द ओपन स्ट्रीम्स एक्सेप्ट द स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स। ये जितनी भी फाइल जो हमने ओपन की हैं उन सब को क्लोज कर देगा। किनको नहीं करेगा? जो प्रोग्राम में हमको पहले से मिली थी, जो 5 स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स जो क्रिएट हुई थी, स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड ऑक्सिलरी और स्टैंडर्ड पीआरएन, इन सबको हम क्लोज नहीं कर सकते। ये थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल रहती हैं और ये कंपाइलर डिपेंडेंट हैं, यूजर डिपेंडेंट नहीं है। Now, read data from files. C provides the following set of functions to read data from a file. What are those functions? Let's have a look. fscanf, fgetS, fgetC, fread. We will start with the first one, fscanf. fscanf is read formatted data from a stream. इसका मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग fscanf को देखना चाहते हैं तो जो scanf फंक्शन था, scanf फंक्शन आपको मालूम था ये फॉर्मेटेड इनपुट यूज करता था, लेकिन उस फॉर्मेटेड इनपुट में हमेशा हम कहाँ से डेटा ले रहे होते थे? हम टर्मिनल पे, ब्लैक स्क्रीन पे कुछ टाइप करते थे, कमांड विंडो पे, टर्मिनल पे कुछ टाइप करते थे, उसको हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लेता था और किसी वेरिएबल पे स्टोर कर देता था। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये डेटा किसी फाइल से रीड होके आए तो मैं fscanf को यूज़ करूँगा। तो fscanf हमेशा पहला आर्गुमेंट स्ट्रीम का लेगा, उसके बाद फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेगा और तीसरा पार्ट जो है हम लोग उसको यूज़ करते हैं जिसमें हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। सपोज लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि आपने देखा कि scanf कैसे चलता है। scanf में होता है मेरे पास ये कुछ कंटेंट है जिसको कि मैं स्ट्रीम बोल रहा हूँ और उसके बाद वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 जितने भी रिक्वायर्ड थे वो ऐसे होता है। लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें मेरे पास एक कंट्रोल स्ट्रिंग का काम कर रही हैं जो कि फॉर्मेशन बता रही हैं कि मुझे क्या रीड करना है, कौन कौन से डेटा रीड करने हैं। से %d, तो यहाँ से रीड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इससे पहले कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये अपने आप में 2 आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहा है। पहला आर्ग्यूमेंट मेरे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है और दूसरा आर्ग्यूमेंट लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है। अगर मैं fscanf को देखूं तो उसमें 3 पार्ट आ जाएंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहला पार्ट इसमें स्ट्रीम बताएगा, दूसरा पार्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर और तीसरा पार्ट लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ऐसे डिक्लेयर होगा। अभी इसको और एक्सप्लेन करते हैं। सिंटेक्स, इंटीजर fscanf, फाइल पॉइंटर, कांस्टेंट, कैरेक्टर, फॉर्मेट एंड सो ऑन। Scanf is used to read data from a stream and store them according to the parameter format into the location pointed by the additional arguments. तो मैं सबसे पहले इसमें स्ट्रीम बताऊंगा, फिर उसके फॉर्मेट स्ट्रक्चर को बताऊंगा, %d है, %f है, %u है, वॉटेवर, और फाइनली कौन कौन से लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं वो ये बताऊंगा। तो मेरे पास इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो आप देखिए ये पहला आर्ग्यूमेंट, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट और उसके बाद ये लिस्ट ऑफ तीसरा आर्ग्यूमेंट। fscanf फंक्शन, ये यहाँ पे मैं आपको पहले फंक्शन दिखा रहा हूँ, समझाता हूँ, फिर इसी प्रोग्राम को वी विल एग्जीक्यूट इन devc। #include stdio.h, #include stdlib.h। stdio.h में आपको मालूम है fscanf डिफाइंड है। stdlib.h मेरे पास यहाँ पे exit फंक्शन को हम यूज़ करेंगे जिसकी डिफिनेशन stdlib में अवेलेबल है, इसलिए उसको इंक्लूड किया है। void main
अब यहाँ पे मैंने फाइल पॉइंटर के लिए को क्रिएट किया, फाइल कैपिटल C, इट इज ऑल इन कैप्स, दिस इज प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, पॉइंटर FP, करेक्टर नेम 80, मैं एक 80 करेक्टर्स की एरे ले रहा हूँ करेक्टर टाइप, और मैं एक रोल नंबर ले रहा हूँ जिसका की टाइप इंटीजर है। F open, FP is equal to F open sample1 dot text and its mode is R। तो मेरे पास पहले से जिस फोल्डर में मैं ये इस प्रोग्राम को होल्ड करूंगा उसी फोल्डर में sample1 डॉट टेक्स्ट नाम की एक फाइल होनी चाहिए जिसमें कुछ लिखा हो। तो अगर वो पहले से होगा तभी हम अपने प्रोग्राम में रीड कर पाएंगे। तो इट इज सपोज दैट वी आर already having some content in sample1 dot text, so we will want to open it in R mode, and this sample1 dot text has been allocated to FP. If FP is null, this is a gap, if FP equals to null, अगर ये null है इसका मतलब फाइल ओपन नहीं हो पाई, print a message, can't open a file, print a message the file could not be opened and take a exit1। ये जो exit1 फंक्शन है ये stdlib.h में डिफाइंड है। अगर ये फाइल ओपन हो गई तब मैं इसमें से कंटेंट को रीड करने जा रहा हूं, और ये माना जाएगा कि पहला कंटेंट इसमें नेम है और दूसरा कंटेंट इसमें रोल नंबर है। f scanf std in %s %d नेम एम्परसेंड रोल नंबर। अब देखिए अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखते हैं तो इसमें मैंने std स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम यूज़ की है, और अगर इसी की जगह मैं FP यूज़ कर दूंगा तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मैं पहले लिखूंगा फिर पूरे प्रोग्राम में इसको बताता हूं कि क्या मतलब है। सेकंड, प्रिंट, ये जो मैंने डेटा लिया उसको मैं प्रिंट कर दे रहा हूं, नेम इज सच, roll number is such %d, name and roll number। Now I again call fscanf for FP, %s %d, देखिए बिल्कुल सिमिलर है, %s %d, %s %d, name ampersand roll number। What is difference in these two statements? Only that in this one stream is standard input and in this stream is FP। Now I am trying to call this printf statement once again for fresh name and roll number, it will be mentioned over here। Finally I close my file which is being opened earlier। तो जो फाइल मैंने ओपन की थी sample1 डॉट टेक्स्ट, इसको किस पे यूज किया था, FP पे, तो मैं FP को वापस लाके यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज FP। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है, std in और std दोनों में। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है std in और FP में। अगर आप यहाँ से स्टैंडर्ड इन को हटा दीजिए और यहाँ से इस F को हटा दीजिए तो आपको ये पूरा स्कैनफ स्टेटमेंट बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब मैंने जब F लगा दिया तो ये नया स्कैनफ स्टेटमेंट हो गया, और इसको एक पहला पैरामीटर चाहिए कि ये रीडिंग कहाँ से करे, तो स्ट्रीम बतानी पड़ी, स्ट्रीम बताया std in, तो अब ये वैल्यूज़ तो ले रहा है लेकिन कीबोर्ड से ही लेगा। सेकेंड टाइम जब मैं स्ट्रीम इसको कर दूंगा FP तो ये रीड अभी भी करेगा लेकिन अब कीबोर्ड से रीड नहीं करेगा, अब ये फाइल से रीड करेगा। फाइल कौन सी, जो FP पे डिफाइन है। FP पे फाइल कौन सी डिफाइन है, FP पे फाइल डिफाइन है sample1 डॉट टेक्स्ट। तो अब हम लोग चलेंगे एक sample1 डॉट टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ कंटेंट लिखेंगे, फिर ये प्रोग्राम को देखेंगे। मैंने डेव C++ में पहले से लिख के रखा है, दिस इज व्हाट, ये रहा हमारा प्रोग्राम। अब उससे पहले चलते हैं, इसको चेक कर लेते हैं ये किस फोल्डर में पड़ा हुआ है। इट इज इन सम फोल्डर। अब इस फोल्डर को चेक करते हैं, यहीं पे जाके हम लोग कौन सी फाइल बनाएंगे, sample1 डॉट टेक्स्ट फाइल बनाते हैं चल के। चलिए ये वो फोल्डर है जिसमें मैंने सारी प्रोग्राम्स फाइल्स अपनी रखी हैं। वी क्रिएट अ न्यू
फाइल। चलिए अब मैं यहाँ पे इस फाइल का क्रिएशन करता हूँ। इसको नाम दे देते हैं sam1.txt। sam1 पे गए, सपोज मैंने नाम लिखा अजय और उसका कुछ रोल नंबर दे दिया 1001। दूसरा नाम लिखा विजय, उसका कुछ रोल नंबर दे दिया 1002। अब मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, व्हाट इज माय फाइल नेम? sam1। अब अपने प्रोग्राम में आते हैं। ठीक है, तो void main फाइल पॉइंटर fp, करेक्टर साइज ले लिया मैंने कुछ 80 का, रोल नंबर ले लिया जैसे वहां पे था। यहाँ पे मैंने sample1 डॉट टेक्स्ट लिया है, हम लोग अभी इसको अपडेट कर देंगे अपने प्रोग्राम में। और इफ फाइल पॉइंटर इज नल देन प्रिंट फाइल कैन नॉट बी ओपन, टेक अ एग्जिट, अदरवाइज रीड फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, take a print, read from file, and then print the data read from the file, finally close the program। हम लोगों ने फाइल बनाई थी sam, उसको यूज कर लेते हैं sam1.txt। तो मैंने यहाँ पे पहले फाइल को ओपन किया फाइल पॉइंटर पे। अब थ्रू आउट द प्रोग्राम में fp को ही यूज करूंगा। ये वाली लाइन पे ध्यान देना है कि इसके थ्रू क्या हो रहा है, रीड फ्रॉम टर्मिनल जस्ट लाइक scanf। तो मैं इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करता हूं। इट इज एरर फ्री। तो ये मेरा प्रोग्राम पहले कीबोर्ड से एक डेटा लेगा और फिर फाइल से डेटा लेगा। जो कीबोर्ड से लिया उसको प्रिंट करेगा, फिर फाइल से लेगा उसको प्रिंट करेगा। So enter the name and roll number of a student. Say my student name is Aviral and its roll number is 1005. Now see, देखिए नेम अविरल, रोल नंबर 1005। सेकंड वाला उसने नहीं लिया हमसे। सेकंड कहाँ से लिया? fp से। पहले को माना नेम, दूसरे को माना रोल नंबर और उसको उठा के प्रिंट कर दिया। अगर आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने जो सैम फाइल बनाई थी, sam1 सैंपल बनाया था, उसमें पहला नेम अजय और रोल नंबर 1001 लिखा था। अगर मैं इसको एक बार printf और स्टेटमेंट दे दूं तो देखिए क्या करेगा। तो पहली एंट्री इसने कीबोर्ड से ली fscanf ने, दूसरी एंट्री फाइल से ली। अब मैं ये जो दूसरी एंट्री है इसको एक बार और रिपीट करता हूं तो फाइल से 2 रिकॉर्ड लेके आएगा। मैं अब यहाँ पे इन दोनों लाइंस को एक बार और कॉपी कर दे रहा हूं। अब देखते हैं ये प्रोग्राम क्या करता है। इसको कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। से फर्स्ट नेम इज ABC, रोल नंबर इज 1009 और अब देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए 2 रिकॉर्ड ले आया, ABC और 1009 जो कीबोर्ड से लिया, और 2 बार मैंने fp के साथ प्रोग्राम यूज किया। देखिए fp स्कैन स्कैन, fp स्कैन स्कैन। तो पहली बार में ये पहली एंट्री को स्कैन कर रहा है नेम में, दूसरी एंट्री को स्कैन कर रहा है रोल नंबर में। सेकेंड टाइम फिर से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे गया, नेम लिया, रोल नंबर लिया। तो fscanf में आपने देखा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के साथ नेक्स्ट रिकॉर्ड पे वो खुद ही भेज देता है, हमको आगे नहीं भेजना पड़ता। दिस इज हाउ fscanf वर्क्स। चलिए वापस से स्लाइड में चलते हैं। Students, due to large file size, I am breaking this video here now. Students, due to large size of file, I am holding this session right now just after the fscanf function, and rest 3 functions fgetS, fgetC and fgetRead will be
taken in next successive lecture. Thank you.